नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए विभिन्न राजनीतिक दल जोर शोर से प्रचार में जुटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो और जनसभाएं की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रादेशिक सेना की महिला अधिकारियों की नियंत्रण रेखा पर तैनाती को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश पुलिस के आतंकरोधी दस्ते ने प्रतिबंधित पीपल्स फ्रंट ऑफ इंडिया गुट के कार्यालयों और ठिकानों पर छापेमारी की। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व और दक्षिणी अंडमान सागर के आसपास के क्षेत्र में चक्रवात बना। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह। भारत के जेरेमी ललनिरुंगा ने कोरिया के जिंजू में एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीता और मोहम्मद हुसामुद्दीन उज्बेकिस्तान के ताशकंद में विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में। समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। विभिन्न राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में एक रोड शो किया और 5 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार किया। रोड शो से पहले श्री मोदी ने बेंगलुरु के संस्थापक केम्पेगौड़ा को न्यू थिप्पासांद्रा में श्रद्धांजलि अर्पित की और शिवमोगा ग्रामीण और मैसूरू के नंजनगुड में 2 जनसभाओं को संबोधित किया। रोड शो के दौरान बेंगलुरु में जनता का आभार व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वे लोगों के प्रेम और विश्वास के लिए हमेशा उनके ऋणी रहेंगे। श्री मोदी ने कहा कि भाजपा ने अपने 3.5 साल के शासन में कर्नाटक में प्रतिवर्ष 13 लाख नौकरियां सृजित की हैं और वार्षिक विदेशी निवेश 3 गुना हो गया है। जैसे ही यहाँ डबल इंजन की सरकार बनी तो सालाना विदेशी इन्वेस्टमेंट पहले की तुलना में 3 गुना बढ़ गया। आज कर्नाटक देश के उन राज्यों में है जहाँ सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई आ रहा है। कृषि क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि निर्यात क्षेत्र में भारत 10 शीर्ष देशों में शामिल है। भाजपा के अन्य स्टार प्रचारकों ने भी राज्य में आज विभिन्न स्थानों पर चुनाव प्रचार किया। पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह बेलगावी दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के एक रोड शो में शामिल हुए। उधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कर्नाटक के मूदाबिदरी में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी द्वारा उठाए जा रहे मुद्दों को अप्रासंगिक बताया। श्रीमती प्रियंका गांधी ने कहा कि राज्य में असल मुद्दे मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार हैं। श्रीमती गांधी ने सजगता से मतदान करने का अनुरोध भी किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने एनिकल में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस का विश्वसनीय नेतृत्व है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा घृणा की राजनीति करती है और कांग्रेस ने इसके असर को समाप्त करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा की थी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कर्नाटक में चुनाव प्रचार खत्म होने में अब सिर्फ 1 दिन बचा है। ऐसे में सभी दलों के स्टार प्रचारक लगातार जनसभाएं और रोड शो कर रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज विजयनगर और बेल्लारी में रोड शो किया। गृह मंत्री अमित शाह ने 4 विधानसभा क्षेत्रों में रोड शो किए और 5वीं विधानसभा बागलकोट में जनसभा को संबोधित किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बेंगलुरु में मराठी भाषी लोगों के एक समारोह को संबोधित किया। उन्होंने लोगों से कर्नाटक में डबल इंजन सरकार के लिए वोट मांगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुलबर्गा ग्रामीण, चित्तपुर और कलबुर्गी उत्तर विधानसभा क्षेत्रों में 3 जनसभाओं को संबोधित किया। कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेंगलुरु में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई। आम आदमी पार्टी और अन्य राजनीतिक दलों के नेता भी मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की आखिरी कोशिश में जुटे हैं। सुधींद्रा के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए बेंगलुरु से मैं आदित्य शुक्ला। जनता दल सेक्यूलर के प्रमुख एचडी देवेगौड़ा और एचडी कुमारस्वामी ने भी अपनी पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। श्री कुमारस्वामी ने डोडाबल्लापुरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार जनता दल सेक्यूलर को सत्ता में आने का पूरा भरोसा है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रादेशिक सेना की महिला अधिकारियों की नियंत्रण रेखा पर तैनाती को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य महिला अधिकारियों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना और उनकी पेशेवर आकांक्षाओं को पूरा करना है। इसके बाद महिला अधिकारियों को भी सभी इकाइयों और नियुक्तियों में पुरुष समकक्षों के समान प्रशिक्षण मिलेगा और वे उन्हीं के समान परिस्थितियों में सेवाएं दे पाएंगी। प्रादेशिक सेना वर्ष 2019 से महिला अधिकारियों को इकोलॉजिकल टास्क फोर्स यूनिट, टीए ऑयल सेक्टर यूनिट और टीए रेलवे इंजीनियर रेजिमेंट में कमीशन कर रही है। अनुभव के आधार पर टीए में भी महिला अधिकारियों को नियुक्ति देने का फैसला लिया गया है। प्रादेशिक सेना की अवधारणा नागरिक सेना पर आधारित है। इसके अधिकारी वार्षिक रूप से आधारभूत सैन्य प्रशिक्षण के लिए जाते हैं, जबकि बाकी समय में वे नागरिक सेवा में रहते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प। योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको। अब तक इस योजना से 5 करोड़ 20 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस के आतंकरोधी दस्ते ने आज प्रतिबंधित पीपल्स फ्रंट ऑफ इंडिया गुट के कार्यालयों और ठिकानों पर छापेमारी की। राज्य में चलाए गए एक दिन के छापेमारी अभियान में 70 लोगों को हिरासत में लिया गया और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शामली जिले से सबसे अधिक 11, गाजियाबाद से 10 और लखनऊ से 9 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस के आतंक विरोधी दस्ते की 30 टीमों ने आज राज्य के 20 से ज्यादा जिलों में दिन भर प्रतिबंधित संगठन पीएफआई और उससे जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की। इनमें सहारनपुर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी, शामली, मुरादाबाद, कानपुर, बहराइच, गोरखपुर और आजमगढ़ जिले शामिल हैं। एटीएस को वाराणसी में ऑपरेशन के दौरान पीएफआई के 2 सक्रिय सदस्यों परवेज अहमद और रईस अहमद को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली। पीएफआई पर की गई कार्रवाई के दौरान पहले गिरफ्तार किए गए 8 अभियुक्तों से पूछताछ के दौरान इन दोनों का पता चला था। पीएफआई के खिलाफ पहले की गई कार्रवाई के दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस ने 211 संदिग्ध लोगों को चिन्हित किया था। आज का ऑपरेशन इन्हीं संदिग्धों की गिरफ्तारी के लिए चलाया गया था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। प्रवर्तन निदेशालय ने छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला मामले की जांच के दौरान धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। निदेशालय के अनुसार छत्तीसगढ़ में अनवर ढेबर की अगुवाई में एक आपराधिक गुट राज्य में शराब की प्रत्येक बोतल पर गैर कानूनी धन वसूल रहा था। गुट ने इसके लिए कथित लोगों और संस्थाओं का एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया था। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब मंत्रिमंडल के मंत्री लालचंद कटारूचक की निंदा की है। मंत्री पर एक लड़के को सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर उसके साथ यौन दुराचार का आरोप है। नई दिल्ली में भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इस मंत्री को बर्खास्त करने की मांग करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच कराने को कहा। श्री पूनावाला ने कहा कि पीड़ित की शिकायत पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस महानिदेशक को एक नोटिस जारी किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत प्रौद्योगिकी के आधार पर मधुमेह का इलाज करने में अग्रणी बन सकता है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी और मानव संसाधनों के क्षेत्र में भारत कई देशों से आगे है। डॉक्टर सिंह नई दिल्ली में आज 3 दिवसीय विश्व मधुमेह प्रौद्योगिकी और चिकित्सीय कांग्रेस को संबोधित कर रहे थे। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत न केवल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है बल्कि ये चिकित्सा पर्यटन केंद्र भी बन गया है। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय प्रवेश सह पात्रता परीक्षा नीट आज देश के विभिन्न शहरों के अलग अलग केंद्रों और देश के बाहर 14 शहरों में आयोजित की गई। परीक्षा केवल उन उम्मीदवारों के लिए स्थगित की गई जिनके परीक्षा केंद्र मणिपुर में थे। ये निर्णय राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए
मणिपुर सरकार के अनुरोध पर लिया गया था। इन उम्मीदवारों के लिए परीक्षा की नई तारीखें जल्द ही घोषित की जाएंगी। इस बीच मणिपुर में सुरक्षाकर्मी सामान्य स्थिति बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। घाटी के जिलों से आज हिंसा की कोई खबर नहीं है। मणिपुर सरकार के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह इम्फाल में स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। सेना के हेलीकॉप्टर हिंसाग्रस्त जिलों की निगरानी कर रहे हैं। कुछ जिलों में आज कुछ घंटों के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई थी। इम्फाल के पूर्वी जिले में भी कल सुबह 5 बजे से सुबह 8 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई। हिंसाग्रस्त चूड़ा चांदपुर जिले के लगभग 5,000 लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं और 1,500 लोगों को हिंसाग्रस्त क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकाला गया है। इस बीच शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग के अपर सचिव डॉ विनीत जोशी आज मणिपुर के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व और दक्षिणी अंडमान सागर के आसपास के क्षेत्र में चक्रवात बन गया है। इसके प्रभाव से आसपास के इलाकों में कल तक कम दबाव का क्षेत्र बनने की आशंका है। मंगलवार तक बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में गहरे दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। मछुआरों, छोटे जहाजों और नौकाओं को दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में न जाने की सलाह दी गई है। इस दौरान लोगों से सतर्क रहने और सभी जरूरी एहतियात बरतने को भी कहा गया है। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से हिंदी और अंग्रेजी में लाइव फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कल रात 9:30 बजे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य सचिव कमल किशोर के साथ चक्रवात, सुरक्षा उपाय और तैयारी पर विशेष चर्चा प्रसारित की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान टेलीफोन नंबर 011-2371-7106 और 011-2331-4444 पर फोन कर श्रोता चक्रवात से पहले और उसके दौरान बरती जाने वाली महत्वपूर्ण सावधानियों के बारे में विशेषज्ञ से प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289-094-044 पर भी भेज सकते हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा खेल और युवा कार्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज कहा कि भारत की भूमि ने वीर और महान विभूतियों को जन्म दिया है। यहां की संस्कृति और परंपराओं में देश प्रेम सर्वोपरि है। श्री ठाकुर महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा के सोहना में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। भारत के जेरेमी ललनिरुंगा ने कोरिया के जिंजू में एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीत लिया है। जेरेमी ने स्नैच स्पर्धा में 67 किलोग्राम भार वर्ग में 141 किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक जीता। जेरेमी अपने पहले 2 क्लीन एंड जर्क प्रयासों में 165 किलोग्राम भार उठाने में विफल रहे। 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने के बाद जेरेमी अपना पहला टूर्नामेंट खेल रहे थे। ताशकंद में पुरुषों की विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मोहम्मद हुसामुद्दीन 57 किलोग्राम में रूस के सेवेन इडवार्ड को 5-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। क्वार्टर फाइनल में हुसामुद्दीन का मुकाबला बुल्गारिया के जेवेर इबानेस से होगा। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर के सनराइजर्स हैदराबाद के साथ खेलते हुए राजस्थान रॉयल्स ने ताजा समाचार मिलने तक 19वें ओवर में 1 विकेट पर 192 रन बना लिए हैं। इससे पहले एक अन्य मैच में गुजरात टाइटंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 56 रन से हरा दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए विभिन्न राजनीतिक दल जोर शोर से प्रचार में जुटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो और जनसभाएं की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रादेशिक सेना की महिला अधिकारियों की नियंत्रण रेखा पर तैनाती को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश पुलिस के आतंकरोधी दस्ते ने प्रतिबंधित पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया गुट के कार्यालयों और ठिकानों पर छापेमारी की। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व और दक्षिणी अंडमान सागर के आसपास के क्षेत्र में चक्रवात बना। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह। भारत के जेरेमी ललनिरुंगा ने कोरिया के जिंजू में एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।